यस, वेस्पर थ्योरी जो दी थी वो नाइहोम एंड गैलिस्पाई ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी भी स्पीशीज़ जो है उसके पास लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन जो है वो कम से कम हो, ठीक है। और जो देखो शेप और ज्योमेट्री होती है 3D फॉर्म में होती है ज्योमेट्री, और शेप जो कि आपको दिखाई देता है। तो जो हमारे पास ज्योमेट्री डिपेंड करती है किसके ऊपर, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक स्पीशीज़ है ए और उसके साथ कोई एक दूसरी स्पीशीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये अपने आप को किस तरीके की फॉर्म में, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसी फॉर्म में हो सकती है इनके बीच में, ऐसे भी हो सकता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर कम हो गई है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इस तरीके से ही होगी, तो ये अपने आप को ऐसे ही अरेंज करेंगे, ठीक है। लीनियर फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, लीनियर। अगर कौन सी होगी, लीनियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई भी एक भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, दोनों एक जैसा होगा। मतलब इसकी ज्योमेट्री भी कैसी है, लीनियर, और शेप भी कैसा है, लीनियर, ठीक है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एक ए है, उससे जुड़ी हुई है कोई 3 स्पीशीज़ बी सी डी, तो वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में जो एंगल हो वो कैसा होगा, 120, 120, 120। इससे ज़्यादा अगर ये थोड़ा सा पास में आ जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा, इनके बीच में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो सिमेट्री नहीं बैठेगी एक, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया। तो इसके पास भी, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो इसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्राइगोनल, कैसा बनेगा, ट्राइगोनल। ए जो है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, बी सी डी मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, इसका एग्जांपल है BF3। उसके बाद हमारे पास 4, अगर 4 एंगल में जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से जुड़ेंगे कुछ, ठीक है, कि इनके बीच में क्या हो, डिस्टेंस ना हो। एक तो आपकी तरफ होगा, 2 1 2 3 ट्रायंगल, देखो ये इस तरीके 3D के फॉर्म में जाइए तो एक इधर एक इधर एक इधर और एक पीछे की तरफ स्ट्रक्चर होगी, तो ये कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए स्ट्रक्चर क्या रहेगी, दोनों की एक जैसी रहेगी। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाता है तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है, शेप जो है वो बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों एक जैसा रहेगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास वेस्पर थ्योरी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। ये कहती है कि इस तरीके से अरेंज करती है कोई भी स्पीशीज़ कि उनके बीच में रिपल्शन क्या रहे, सबसे कम रहे। क्लियर है। तो हमारे पास ये कंप्लीट होती है वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी आती है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या आती है हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्या कहती है, देखिए ऑर्बिटल और ओवरलैप कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा पहले। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितना होता है, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, पता है आपको, ठीक है। S यहाँ पर ओवर है, S जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, स्फेयर शेप में होता है। P जो होता है वो लॉब्ड फॉर्म में होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास P। तो S और P इन्हीं के बारे में अभी हम बात करेंगे, S और P के बारे में, ठीक है। D जो है वो भी कुछ इस तरीके का ही बनता है। D की स्ट्रक्चर भी इस लॉब्ड स्ट्रक्चर में ही होती है। और
एफ जो होता है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मेन जो है हमारे पास एस और पी, अभी सिर्फ इसके बारे में आप फोकस कीजिए, एस और पी। तो होता क्या है कि कोई एक स्पीशीज़ है, उसके पास ये स्पीशीज़ इसके पास है ही एस, सिर्फ एस ही है दोनों के पास। जैसे कि हाइड्रोजन का 1s1 और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1s1। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन पास में आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या करेंगे, इनका जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के ऊपर और ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़, ये इसका ऑर्बिटल और ये इसका ऑर्बिटल, तो इस तरीके से ये क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसको हम बोलेंगे ओवरहेड ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको, ओवरहेड और ओवरलैपिंग। इसको हम बोलेंगे एस ओवरलैपिंग। और इस तरीके से ओवरहेड ओवरलैपिंग होती है, एक ही एक्सिस पर जब ओवरलैपिंग होती है तो उससे जो बॉन्ड बनता है, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, देखो जितना ज़्यादा ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये अपने आप को जितना ज़्यादा कवर करेंगे एक दूसरे पर, तो ये उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनकी होगी। तो ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए दूसरी कंडीशन, ये तो हो गया एस ओवरलैपिंग। इसको हमने क्या बोला, एस ओवरलैपिंग। ठीक है, इस तरीके से हुई थी ये। और ये जो बॉन्ड बना था वो कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद आइए हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। अब हमारे पास देखो एस जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है और पी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए पी अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, पी अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा। और यहाँ पर इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ये वाला होगा। तो यहाँ पर भी हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरहेड ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। मतलब एस और पी, एक स्पीशीज़ का एस और दूसरी स्पीशीज़ का पी। ठीक है। अगर ओवरहेड बॉन्डिंग करें तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग। पी ओवरलैपिंग भी कुछ अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे कि बेस्ट ओवरलैपिंग उनके बीच में हो। तो देखो ऐसे करेंगे तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसे अरेंज करेंगे कि कुछ इस तरीके से पास में आएंगे, ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर ओवरहेड ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे ही ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि ऐसी बॉन्डिंग हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक तो पी ओवरलैपिंग क्या पॉसिबिलिटी ये वाली है। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि पी जो है वो ऐसे क्यों बना रहा है। पी जो है उसके पास 3 ऑर्बिटल है, आपको पता है पी के पास। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। तो ये है पी एक्स, ये है पी वाई और ये है पी जेड। ठीक है। तो पी एक्स जो होता है एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक होता है पीछे की तरफ। एक इस तरीके से अरेंज होता है तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि ये टेढ़े हो जाएं, ये इस तरीके से ओरिएंट हो जाएं, ये इनके पास ऑप्शन नहीं होता पी जेड के पास। ठीक है। इसलिए ये ऐसे ही अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर कम पोर्शन कवर हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, यहाँ पर बीच में 2 बॉन्ड बने, इस तरीके से 2 जगह ओवरलैपिंग हो रही है तो इस तरीके से बोलेंगे अपन पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको,
पाई बॉन्ड। पीपी ओवरलैपिंग जो बनती है तो यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग जो है वो सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, और इस तरीके से एक्सियल अगर वो होता है, इस तरीके से लंबाई में अगर ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। और बट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपैरिजन किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन।